सर। ओके, तो बात शुरू करते हैं दोबारा से, ठीक है। हम थे कहाँ पर? विच ऑफ द फॉलोइंग? सर 1929 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसके बारे में आप बता रहे थे। एमसीक्यूज नंबर था 8। वाह भाई वाह, क्या नाम है आपका बेटा? सिद्रा एजाज। ओके ओके, गुड। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। अच्छा, तो इसकी बात हो रही थी, एमसीक्यू नंबर जो 8 है हमारा, इसकी बात हो रही थी। तो 1920 में मैंने आपको बताया कि फ्लू आया। फ्लू आया, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए, उसका इम्पैक्ट आता रहा आता रहा आता रहा, और बेरोजगारी बढ़ती रही दुनिया के अंदर। कुछ लोग बहुत अमीर हो गए, मेजोरिटी जो थी वो बहुत ज्यादा गरीब हो गई। जिस तरह आज अगर हम देखें, आज भी हम देखते हैं कि कुछ लोग अभी भी अमीर होते जा रहे हैं, पैसा उनके पास, माल जमा हो रहा है, सैनिटाइजर बेच रहे हैं, मास्क बेच रहे हैं, पता नहीं क्या क्या वल्लाह आलम चीजें बेच रहे हैं। अब एक इंजेक्शन है जो कि सिर्फ 400 ग्राम का है, ठीक है ना। एक इंजेक्शन है जो सिर्फ 400 ग्राम का है, और इस वक्त तो 3 लाख रुपए में भी ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अब जरा सोचिए कि वो इंजेक्शन जो सिर्फ 20,000 रुपए का इंजेक्शन था, अब 3 लाख में भी अगर वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब यही है ना कि ब्लैक में माल कमाया जा रहा है, उसको शॉर्ट किया जा रहा है, और बिजनेसमैन जो होता है वो उसका खून सफेद होता है अमूमन, और वो सामने वाले की परवाह बेसिकली नहीं करता। खैर, फिर क्या करते करते वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई 1929 में। अब वर्ल्ड वॉर 1929 में शुरू हुई और ये जारी रही तकरीबन 11 साल, और 1940 तक जारी रही। 1940 तक ये जारी रही, ठीक है ना। पहली भारत 1906 में हुई, 1911 तक जारी रही, ये भी है। दूसरी जो है ज्यादा, इसमें भी क्या हुआ, 5 करोड़ के लगभग इसमें भी जंग अजीम में भी गए। तो 5 करोड़ फ्लू ले गया, 5 करोड़ ये जंग ले गई, प्लस ये कि मतलब ये जो एरिया था या ये जो एरा था, कि वो बच्चे जो सन 1900 में पैदा हुए और वो 1911 तक जो है, या 1920 तक 20 साल के हो गए, फिर उन्होंने फ्लू देखा, फिर जंग अजीमें देखी दोनों की दोनों, और फिर वो मुल्क, नए नए मुल्क बनना दुनिया भर में। 1950 1960 तक जो है वो नए नए मुल्क बनते रहे। तो ये वो वक्त था कि बहुत ही बुरा कोई वक्त था। ये जो बच्चे 1900 में पैदा हुए, बदनसीब तरीन बच्चे हैं, वो कहलाएंगे कि जिन हालात उन्होंने देखी। काफी हद तक ये भी कहा जा सकता है कि वो बच्चे जो सन 2000 के बाद पैदा हो रहे हैं, वो भी कुछ बुरे हालात ही देख रहे हैं। एक तो इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, और आजकल जो हालात हमारे सामने चल रहे हैं, अल्लाह बेहतर करे कि इतने बुरे हालात आपको नहीं देखने पड़े कि बस घर से निकलो और गोली लग जाए कहीं से भी आके और बम गिर जाए, ठीक है ना। तो आपने देखा बैकग्राउंड, मैंने आपको बताया कि 1936 में जब ये बंदा, जिसका नाम जॉन मेनार्ड कीन्स था, जब ये बुक लिख रहा था, तो हम किन हालात से गुजर रहे थे? हम गुजर रहे थे एक तारीख की बदतरीन बेरोजगारी से, तारीख के बदतरीन भूख के दौर से, अफलास के दौर से। खाने को रोटी नहीं, पीने को पानी नहीं, ठीक है जी, कोई नौकरी नहीं, कोई कारोबार नहीं, कोई बिजनेस भी आप नहीं कर सकते, ठीक है ना। इस तरह के शदीद तरीन बुरे वक्त से हम गुजर रहे थे, सही है जी। अच्छा, व्हाट हैपेंड आफ्टरवर्ड? तो इन्होंने बुक लिखी। अब बुक में इन्होंने लिखा क्या? इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया इस बुक के अंदर जो थी, इन्होंने बताया कि रोजगार को कैसे बढ़ाया जा सकता है। आपको पता है द मदर ऑफ ऑल क्राइम्स इज अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी तमाम जराइम की माँ है, जन्म देती है तमाम के तमाम। जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं, अगर उन्हें कोई चीज जन्म देती है तो वो है जी बेरोजगारी। होगा क्या? मिसाल के तौर पर वो बंदा जो मोबाइल चुरा रहा है, कभी 5,000 का मोबाइल उसके हाथ लगता है, कभी 10,000 का मोबाइल हाथ में लगता है, कभी 2,000, कभी 4,000, कभी सिर्फ 600 800 रुपए उसकी जो है वो कहीं से निकाल पाता है। जस्ट इमेजिन, उस बंदे को हम 3 लाख रुपए महीना की एक नौकरी दे दें, उसको गाड़ी दें, बंगला दें, एसी वाला घर दें, क्या वो कभी किसी मोबाइल को चोरी करने का सोच सकेगा? डेफिनेटली ऐसा नहीं होगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम जो है सिर्फ इस काबिल हो जाएं कि हम रोजगार को बढ़ा सके, तो हमारे यहाँ जराइम खुद ब खुद कम होंगे। अभी हम देख रहे हैं कि जब हमारे यहाँ जराइम जो है इतने ज्यादा बढ़े, जराइम हमारे मुल्क में इतने ज्यादा बढ़ने की वजह क्या है? जराइम हमारे मुल्क में इतने ज्यादा बढ़ने की वजह भी बेरोजगारी है। क्यों? क्योंकि जब बेरोजगारी हुई, जब बंदा घर में देखता है कि जो हमारे बहुत सारे लोग हैं, हमारे घर वाले, वो भूख से मर रहे हैं, खाने को उनके पास है नहीं। जब इतने सारे लोगों को बेरोजगार देखा जाता है, तो फिर क्या किया जाता है? नहीं यार, अब
कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। वो बाहर निकलते हैं, जॉब ढूंढते हैं, नहीं मिलती, मजदूरी करने निकलते हैं घेती बेलचा लेके, वो तक कोई उनसे मजदूरी तक कराने को उनसे कोई तैयार नहीं होता। जब इस लेवल पर पहुंच जाते हैं तो उनके पास हथियार उठाने के अलावा कोई और चारा नहीं बचता। अब वो कहते हैं ना कि मरता क्या ना करता, मरता क्या ना करता। तो बंदा बोलता है नहीं यार, अब जब कुछ नहीं मिल रहा है मेरे पास, जब मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो कम से कम मुझे ये तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये इसके अंदर बताया गया, ठीक है। अच्छा जी, तो वह अब आई थिंक इतनी कहानी बहुत है। इसके अंदर बेरोजगारी के ख़त्म करने के तरीके बताए गए, और ही इज़ वन ऑफ द ग्रेट, ही इज़ वन ऑफ द ग्रेट इकोनॉमिस्ट। ये जो है वो ग्रेट इकोनॉमिस्ट गुजरे हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिस्ट। इकोनॉमिक्स के अब्बा कौन कहलाते हैं? इकोनॉमिक्स के अब्बा जी डेफिनेटली एडम स्मिथ ही कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया वो 1776 में दिया। इनके बाद जो बड़ा तरीन कॉन्सेप्ट आया वो 1936 में आया। तो 1776 बहुत पहले था, और इन्होंने सारी दावेल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फ्लू जो है वो बड़ा खतरनाक है आजकल, आपको पता है, इसीलिए आपको ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। अगर आप क्लास में मौजूद थे और मैं वहां छींकता तो ये जरूर अच्छी बात नहीं थी। अच्छा, आई थिंक अभी जो हमें ज्वाइन किया है, सुगरा से बात नहीं हुई मेरी, और ये कायनात से भी मेरी बात नहीं हुई, और एलजी स्टाइलस से भी मेरी बात नहीं हुई। तो क्लास के एंड में आपसे पूछते हैं कुछ सवाल, कोई भी किसी का सवाल हो बीच में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ है। एडम स्मिथ को फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स क्यों कहते हैं? नंबर 1, क्योंकि उन्होंने 1776 में बुक लिखी। नंबर 2, इकोनॉमिक्स नाम देने वाले जो है, इकोनॉमिक्स नाम देने वाले जो है वो भी यही है, इन्होंने ही इकोनॉमिक्स का नाम दिया पहली बार, ठीक है। अच्छा, तो इसलिए इनको फादर कहते हैं। बहरहाल ये तो लिख गए इकोनॉमिक्स हमारे और आपके लिए छोड़ गए। खैर, तो जब मुझे पता चला पहली बार कि इकोनॉमिक्स के फादर जो है वो एडम स्मिथ है, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं बोला यार ये क्या हमारे लिए अजाब छोड़ गए। लेकिन देखें, आज मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ और मुझे 10 साल हो गए, और मेरी ये रोजगार का एक जरिया बनी हुई है इकोनॉमिक्स। सर हमें लेकिन अभी भी यही लगता है क्या? कि हमारे गले अजाब छोड़ गए। मुझे भी ऐसे लगता था, मतलब, लेकिन आज देखे ना, मतलब आज ये रोजगार का एक जरिया बनी हुई है, मजा आता है अब इकोनॉमिक्स पढ़ाने के अंदर। और पता नहीं कितने में बैचेस अब जिन्होंने बच्चों ने शादी से पढ़ा, शायद उन्होंने मुझे कभी देखा हो। बेसिकली मैं अमूमन फर्स्ट या सेकेंड ईयर पढ़ाता नहीं हूँ। कम से कम मैं बैचलर्स की और मास्टर्स की मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। फर्स्ट या सेकेंड ईयर भी पढ़ाता हूँ, मतलब ना होने के बराबर। कोई एक आध मुश्किल से बैच ले लिया। अदरवाइज सारा का सारा वक्त जो है मैं बैचलर, क्योंकि मजा इकोनॉमिक्स में आता ही शुरू ही बैचलर लेवल पर होता है। अब जो आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह आने वाले वक्त में, तो फिर आपको पता चलेगा कि इकोनॉमिक्स क्या है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो which of the following is known as father of economics? ये भी सुन लिया। When and by whom the book Principle of Economics was written? अच्छा, 1980 आ गया जी। तो देखिए ना, आप कहाँ बिल्कुल करीब होते जा रहे हैं, करीब होते जा रहे हैं, करीब होते जा रहे हैं। आपको पता है जो सबसे लेटेस्ट एक बड़े इकोनॉमिक्स गुजरे उनका नाम है पॉल एस हैमिल्टन। उनकी रिसेंटली डेथ हुई है, और दुनिया भर में इस वक्त सबसे ज्यादा जो बुक पढ़ी जाती हैं वो उनकी ही पढ़ी जाती हैं। इस वक्त जो लेटेस्ट इकोनॉमिक्स की बुक्स पढ़ी जाती हैं बेसिकली वो उन्हीं की पढ़ी जाती है। उनका नाम है पॉल एस हैमिल्टन। आप लोग गूगल पे सर्च कीजिएगा। अच्छा, जब बीबीए आप कर रहे हैं तो बीबीए में इकोनॉमिक्स का बहुत ज्यादा रोल है, बहुत ज्यादा रोल है बीबीए में इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स का बहुत ज्यादा दिल से आपको पढ़ना होगा, और ये मैं समझता हूँ पेपर में पास कराने में अगर आप इकोनॉमिक्स बड़ी इजीली आप कर सकते हैं। न्यूमेरिकल जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें कैलकुलेशन की बड़ी स्पीड होनी चाहिए, वहां पर आपकी आती है बात स्पीड की। यहाँ पर जो बात आती है आपकी, वो कंसेप्ट की बात आती है। जो भी बच्चे इस वक्त मेरी बात सुन रहे हैं, प्रेजेंट लिखते हैं चैट में, तो इस तरह क्या होगा कि आपकी प्रेजेंट लग जाएगी अपने नाम के साथ, ठीक है ना, ताकि कोई हमें इशू ना हो। अच्छा, तो एल्फ्रेड मार्शल ने एक बुक लिखी, द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। अच्छा, ये भी गेम चेंजर साबित हुई, और ये इन्होंने जब लिखी इसका भी एक बैकग्राउंड था। इन्होंने लिखी एक इनकलाब आ रहा था। इनकलाब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोई बताया जरा? जरा देखूं आपकी इंग्लिश के बारे में भी थोड़ा सा। इनकलाब किसे क्यों इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोई बताए? नो वन, नो वन।
रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन कहते हैं यार। तुम लोग क्या टेस्ट दोगे? ऐसे तो नहीं करो यार, ठीक है। और ट्राई टू आंसर, अनम्यूट करेंगे आप अपने आप को और फिर आप जवाब दे सकते हैं। चैट में भी आप जवाब दे सकते हैं। नाम के साथ प्रेजेंट लिखें, नाम के साथ। आयशा की तो अपनी खुद की सरकार है, सरकार गवर्नमेंट को भी कहते हैं, तो आयशा के तो नाम में सरकार लगा हुआ है माशाल्लाह से। ओके, आगे बढ़ते हैं। मतलब कोई कहेगा भी तो आयशा सरकार, वाह, डायरेक्ट रिस्पेक्ट देकर ही बात करनी होगी। बहुत सारे लोगों के नाम में सर भी आता है, तो हर बंदा उनको सर कहता है, अच्छी चीज़ है। शायान, ओके। तो भाई बाकी जो है वो भी प्रेजेंट लगाएं अपनी। आगे बढ़ते हैं। तो अल्फ्रेड मार्शल ने जो बुक लिखी, उन्होंने कब लिखी? एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा था, इसको कहते हैं सनती इनकलाब। तो एक सनती इनकलाब आ रहा था, उसके अंदर उन्होंने ये बुक लिखी, ठीक है ना। और इसमें क्या था कि नए नए तरीके ईजाद हो रहे थे, नए नए तरीके ईजाद हो रहे थे प्रोडक्शन के, काम के। और ये वो वक्त था 1980s का कि जब लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का डेवलप किया जा रहा था और बड़े बड़े पैमाने पर, यानी कि वो मुल्क जो सिर्फ एक मुल्क में अपने प्रोडक्शन को रखा हुआ था, अब ये वक्त आ गया था बड़ी तेजी से कि अब बहुत ज़्यादा मुल्कों में अपनी जो पैदावार है उसको लेकर जाया जाए, ठीक है ना। ये वक्त बेसिकली शुरू हो चुका था। तो उन्होंने ये बुक लिखी, द प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इस बुक में इन्होंने बताया कि किस तरीके से हम लार्ज स्केल जो है प्रोडक्शन कर सकते हैं और हाउ द लार्ज स्केल प्रोडक्शन विल बी बेनिफिशियल फॉर अस। ये लार्ज स्केल जो प्रोडक्शन है वो किस तरीके से हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकती है। सही है जी, ओके। नाउ मूव ऑन। Economics as science which deals in optimum utilization. Economics is a science which deals in optimum utilization. ये as नहीं होगा, ये आ होगा, इसको भी सही कर ले। आ साइंस, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। Economics is a science which deals with the optimum utilization of scarce resources, abundance resources, excess of money, none of these. तो इकोनॉमिक्स के बारे में जैसा मैंने शुरू में आपको बताया, इकोनॉमिक्स के बारे में मैंने आपको शुरू में बताया कि इकोनॉमिक्स में हम इस तरह से डील करते हैं कि कैसे हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को मुतमईन कर सकते हैं। तो इसमें आप लिखें कि इकोनॉमिक्स में, इन इकोनॉमिक्स वी स्टडी हाउ वी कैन satisfy maximum wants. In economics, how we can satisfy maximum wants with limited resources. How can you satisfy maximum wants with minimum resources? सर जी, सर अगेन in economics, we study how maximum wants can be satisfied. How maximum wants can be satisfied with minimum और scarce resources. ये स्केयर लिखा हुआ, ये भी स्कार्स होगा, SCARCE हाईलाइट मैंने कर दिया। स्केयर लिखा हुआ, ये स्कार्स होगा, ठीक है। आप जब भी मेरी क्लास लेंगे, पेन, रजिस्टर और हैंड्स फ्री ये होनी चाहिए। हैंड फ्री प्रॉपर अच्छी वाली लगाएं, जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने भी खर्चा किया हुआ।
दिस इज वन ऑफ द बेस्ट हेडफोन, और मैं समझता हूँ इसमें आवाज़ भी आपको ज़रा बेहतर आ रही होगी मेरी, राइट? है कि नहीं ऐसा? यस सर। ओके ओके। तो भाई जिन्होंने प्रेजेंट नहीं लगाई है वो प्रेजेंट लगा दो। प्रेजेंट लगा दें सब। हाथ भी जोड़ने वाला एक ऑप्शन आता है ना, इमोजी वाला, कहाँ से आता है वो मुझे पता नहीं इसके अंदर। अब या तो मैं लैपटॉप से हूँ तो मैं नहीं पता, मोबाइल में तो बड़ा इजी होता है। या अल्लाह। देखें जी, तो आज हम यहाँ पे ले रहे हैं, अगली क्लास हमारी सॉफ्टवेयर पे होगी, ठीक है ना? अच्छा आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टू आर मेथड्स टू ड्राइव इकोनॉमिक्स लॉस? ठीक है ना? विच ऑफ द टू are methods to derive economics laws? Number one, inductive and subjective method, inductive and objective method, inductive and deductive method, and deductive method and subjective method. इसका आंसर भी C है। Now the question is why C, why not A, B और D? ठीक है जी। अब ये इंडक्टिव मेथड क्या होता है और ये डिडक्टिव मेथड क्या होता है, इसका जवाब अब मैं आपको देने जा रहा हूँ। सही है जी। अब इसका मैं जवाब आपको देने जा रहा हूँ। ये इंडक्टिव मेथड का क्या मतलब है और डिडक्टिव मेथड का क्या मतलब है। होता क्या, इकोनॉमिक्स जितने भी लॉज बने, इकोनॉमिक्स के जितने भी लॉज बने हैं वो इस तरह से बने हैं कि मतलब हालात ने बनाए इकोनॉमिक्स के लॉज। मतलब हमने देखा कि भाई जब किसी चीज़ की कीमत कम होती है तो मिसाल के तौर पर कायनात जो हैं, जब वो कपड़े खरीदने मार्केट में जाती हैं, कायनात जब कपड़े खरीदने मार्केट में जाती हैं और जो उनको पसंदीदा जोड़ा होता है, मिसाल के तौर पर वो 6,000 रुपए का, इन्होंने उसके लगाए 2,000। पांच तो कैसे दो दो दिन जा सकते हैं। हाँ क्या हुआ बेटा? सुगरा, सुगरा बेटा, सुगरा बेटा, सुगरा आप अनम्यूट हो गई हैं, क्या बातें कर रही हैं आप? हाँ, अच्छा मतलब आप क्लास भी हो रही है और आप बातें भी कर रही हैं, ऐसे नहीं चलेगा बेटा। क्लास पे तवज्जो दें, क्या आप बातें जो कर रही हैं वो आप कर लीजिएगा आराम से, कोई मसला नहीं है। बल्कि मैं भी, हम मिल के बातें करेंगे क्लास के बाद, कोई इशू नहीं है। वो देखें ये भी होता है कभी कभी ना, वो माइक खुला रह जाता है और दुनिया सुन लेती है, ठीक है ना? बहरहाल ये तो होगा। अच्छा, तो मैं बता रहा था कायनात के ऊपर हम बात कर रहे थे कि कायनात गई मार्केट में, और जब कायनात मार्केट में गई तो 6,000 रुपये में इनको सूट पसंद आ गया। अब उन्होंने, कायनात ने कहा भाई 2,000 लगा लो। अब लेट सपोज उसने 2,000 लगा लिए और सस्ता ये ले आई मार्केट से। अब उन्होंने दिखाया अपनी सहेलियों को, फ्रेंड्स को दिखाया, ये देखो जी मैं ये लेकर आई हूँ। कितने का? 2,000 का। अरे ये कैसे 2,000 रुपये मिल गया, ये तो कम से कम 4,000 का होना चाहिए, ये तो कम से कम 5,000 का होना चाहिए। नाउ अब कायनात को फील कैसा होगा? हाउ विल शी फील? वो कैसा फील करेगी? डेफिनेटली शी फील्स गुड, उसको अच्छा फील होगा। आ रही बात समझ? उसको डेफिनेटली अच्छा फील होगा। अच्छा जी, जब उसको अच्छा फील होगा तो फिर क्या होगा कि बस लॉ बन गया कि जब कोई चीज़ सस्ती मिलती है तो लोगों को अच्छा फील होता है। कायनात से हमने एक बंदे से हमने निकाला और हमने सब पर अप्लाई कर दिया। एक बंदे से निकाला, सब पर अप्लाई कर दिया। ये क्या है? ये इंडक्टिव मेथड है। अच्छा जी, अब आमिर भाई आए, गफूर भाई आए, शकूर भाई आए, जब्बार भाई आए, ठीक है ना, मुश्ताक भाई आए, अहमद भाई आए, रज़ाक भाई आए। अब ये सबको हमने देखा कि सब जो है एक आम के ठेले पर आए। आम उन्होंने पूछा क्या रुपए किलो है? उसने कहा 120 रुपए किलो। उन्होंने कहा 100 लगा लो, 110 लगा लो, 100 लगा लो, 110 लगा लो। कोई भी ऐसा नहीं आया कि आम वाले ने कहा 120 रुपए किलो और इनमें से किसी ने कहा कि नहीं भाई 120 नहीं, मैं तो तुम्हें 150 दूंगा। ऐसा एक भी बंदा नहीं आया। इसका मतलब इस तरह से एक लॉ बन गया कि सब ऐसा कर रहे हैं कि भाई हर बंदा कम पैसे करवा कर सामान खरीदना चाहता है। हमने एक को देखा, दो को देखा, तीन को देखा। जब हमने तमाम लोगों को देखा कि हर बंदा पैसे कम करवा कर लेना चाहता है, तो जब हमने देखा कि सब ऐसा कर रहे हैं, तो हमने देखा कि जब सब ऐसा कर रहे हैं तो अहमद भी ऐसा ही करेगा। ठीक है जी, आगा खान भी ऐसा ही करेगा, मुबीन खान भी ऐसे करेगा, मक्की सईद साहब भी ऐसा ही करेंगे कि जैसा सब कर रहे हैं वैसा ये भी करेंगे। तो ये डिडक्टिव मेथड हो जाएगा, ठीक है ना?
तो इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड ये होता है जो कि आप समझ रहे थे। लेट्स मूव ऑन, आगे की बात करते हैं। आई होप कि ये बात आपके समझ में आ गई होगी। टच मी a glass of water. Is there any? No one? This is only one kurkure. You finish it. Just relax. I'm in the class. बताओ यार, हमारा कुरकुरे खा गए लोग, अभी भूख भी लग रही थी, सोचा थोड़ा सा कुरकुरे खा लूंगा, आ गया, अभी क्या करें, चलें दूसरा मंगवाएंगे, आगे बढ़ते हैं। Economics should be taken as welfare economics declared by A. Alfred Marshall. Although I don't believe this. Economics welfare? No. देखें, वो बात ये कि दुकान यानी कि होता कुछ और है, और बेसिकली जो है ना, दिस इज व्हाट समथिंग डिफरेंट, ठीक है ना। इंसान होता हो सर ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी इशू आई हैव नोट क्लास काइंडली सेंड आई रिकॉर्डेड। ओके, किसी बच्चे ने ये मैसेज किया है हमें, ईमान। ओके, नो वरीज। अगर आपकी लाइट चली जाती है, कोई भी इशू होता है, मैं मौजूद हूँ। कोई भी बात आपको समझ में नहीं आती, आप सवाल भी कर सकते हैं, आप मेरा नंबर भी सेव कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरा पेज है सर वसी हैदर के नाम से, ठीक है। और मैं एक लाइव सेशन भी लूंगा ओवरऑल बीकैट की इंफॉर्मेशन के हवाले से। हमारा एक पेज है कराची एजुकेशन फोरम के ऊपर, एक हम लाइव सेशन लेंगे। आप गूगल पे भी सर्च, फेसबुक पे सर्च कीजिएगा, आज रात में हो सकता है, इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आज रात में हम वो जो है वो लाइव सेशन लें, ठीक है। तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा आप लोग। अच्छा जी, ये बात आगे बढ़ा। जी, तो हम कहाँ थे, ज़रा बताइएगा। रिकॉर्डिंग है, मैं अभी आपको मिल जाएगी रिकॉर्डिंग। तो खैर कहाँ थे हम? ईमान का मैसेज आया हुआ था, उसका मैंने रिप्लाई कर दिया। MCQs नंबर 13। ओके सिद्रा, इकोनॉमिक्स शुड बी टेकन एज वेलफेयर इकोनॉमिक्स। अच्छा एक बात बताइए, मैं आपको बताऊं, अलाइड बैंक का नाम सुना होगा। अलाइड बैंक वाले पता क्या कहते हैं? आपके दिल में हमारा अकाउंट, ठीक है। बैंक अलावी वाले रिश्ता भरोसे का, HBL जहां ख्वाब वहां HBL। चले तालीमी इदारों की बात करें, तालीमी इदारे क्या कहते हैं? वी गिव एजुकेशन, वी गिव कॉन्सेप्ट, ये वो। अरे भाई ठीक है, हाँ जी तालीम देते हो, फ्री में देता है कोई तालीम? फ्री में कोई तालीम नहीं देता बेटा। अच्छा अब ये चले एनजीओ वाले, एनजीओ वाले भी क्या करते हैं? एक आटे का थैला देते हैं ना, तो उसकी भी वीडियो बना के वायरल करते हैं। ये देखो एक आटे का थैला देते हैं, 10 आटे के थैले के पैसे लेते हैं फाइनेंसर से और एक को दे देते हैं। तो वेयर इज द वेलफेयर, वेयर इज द ब्लडी वेलफेयर? नो वेयर। अच्छा अब मेरे बाद में समझ में आई, जब ये मैं पढ़ रहा था तो मेरे बाद में बात समझ में आई। किस तरह समझ में आई? अरे वेलफेयर ऑफ ओन, अपना वेलफेयर, दूसरे का वेलफेयर नहीं भाई। मैं किसका वेलफेयर करूंगा? मैं अपना वेलफेयर करूंगा। आप अपना वेलफेयर करें। इकोनॉमिक्स क्या कहती है? वेलफेयर किसका वेलफेयर? दूसरों का नहीं, अपना वेलफेयर। अपना वेलफेयर, मैं अपने लिए काम करूंगा, आप अपने लिए काम करो। कैसा? हाँ अभी मेरे समझ में, हाँ यार वाकई में फिर तो अल्फ्रेड मार्शल ने सही कहा था कि भाई मैं अपना वेलफेयर करूंगा, मैं किसी और का ठेका लिया हुआ है मैंने, है? कौन हूं मैं? कोई वजीर आजम बना हूं मैं? अपना वजीर अपना खुद का वेलफेयर करता है जब कोई बन जाता है, वो दूसरों का वेलफेयर नहीं करता। चीनी आटा चोर नहीं देखा आपने? आपको पता है जब चीनी पर 1 रुपया बढ़ता है तो एक दिन में 5 अरब रुपए इनकी जेबों में जाते हैं। एक दिन में 1 रुपया बढ़ने पर 5 अरब रुपए इनकी जेब में जाते हैं। अच्छा पाकिस्तान के अंदर रहने वाले 97% जो लोग हैं उनकी बुनियादी ग़िज़ा आटा है, ठीक है ना। गंदम बेसिकली उनकी बुनियादी ग़िज़ा है। अब उससे कितना पैसा उनकी जेबों में जाता हो, तो मतलब everyone is working for the welfare. Yes, economics says welfare, but practically when we go on the ground, what we see is everyone is welfare, everyone is doing welfare, but their own self, not for the other people.
But economics says what? Economics says the welfare of the society, the welfare of the community. But in the reality, everyone tries to use economics for their own welfare, not for the society as a whole. No one wants to welfare the whole society. But many of the people जो है वो बहुत ज़्यादा अनाउंस करते हैं हम दूसरों का वेलफेयर चाहते हैं, blah blah blah. But when we go on the ground, when what was the reality? What the reality is, they want their own welfare. They don't want the welfare of the society, right? खैर, तो अल्फ्रेड मार्शल ने कह दिया कि भाई हम सोसाइटी का वेलफेयर चाहते हैं. ओके. इसके अलावा which one of the following is not included in the scope of macroeconomics? Which one of the following is not included in scope of macro? इनमें से क्या चीज एक मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप में शामिल नहीं होती? मैक्रो इकोनॉमिक्स जिन्होंने लेट ज्वाइन किया उनको बता दूं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है. मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या? मैक्रो इकोनॉमिक्स जब हम पूरे मुल्क की मईशत के बारे में एक साथ बात करते हैं, जब हम पूरे मुल्क की मईशत के बारे में एक साथ बात करते हैं, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स. उसे मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है. ठीक है जी. जब हम पूरे मुल्क के बारे में बात करते हैं तो उसे मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है. ठीक है जी. अच्छा, सो व्हाट? अब पब्लिक फाइनेंस क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होता है और कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है. अब देखें इसमें 4 हमारे पास ऑप्शन थे. अच्छा, इसमें से आपको आंसर लिखा हुआ है कि सिर्फ डी इसका हिस्सा नहीं होता. वो भी मैं बताता हूँ कि क्यों नहीं होता, और जो होते हैं वो भी मैं बताता हूँ आपको कि वो क्यों होते हैं. ठीक है जी. आज हमारी पहली क्लास है, बहुत ज्यादा आप पर बर्डन नहीं डालना चाहता. सिर्फ ये 2 वीडियोस में आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी दे दूंगा, आप 2 बार सुन लीजिएगा, 3 बार सुन लीजिएगा. अगली क्लास में हम जो है ज्यादा एमसीक्यूज कवर करेंगे. ठीक है ना. और वी विल हैव अ टेस्ट एज वेल. हम आपका टेस्ट भी लेंगे. ठीक है ना. टेस्ट भी नहीं एमसीक्यूज में से होगा. एमसीक्यूज तो हमारे पास ढेरों हैं. ये तो चैप्टर नंबर 1 है. ठीक है ना. अभी चैप्टर नंबर 1 भी अगर आपको मैं दिखाऊं, देखें कहाँ तक जाता है ये जा रहा है. तो चैप्टर नंबर 1 खत्म सर हो गया 31 एमसीक्यूज हैं, है ना. तो अगली क्लास में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हमारा ये चैप्टर नंबर 1 खत्म होगा और चैप्टर नंबर 2 भी हम शुरू करेंगे. ठीक है ना. इसके अलावा भी मैं कुछ मटेरियल आपको दूंगा जब अगर ये पूरा आप कर लेते हैं. अगर मैं समझता हूँ आपने करना क्या है, देखें मैं क्योंकि पोजीशन होल्डर रहा हूँ और मेरे पूरे करियर के अंदर कभी भी मेरा बी ग्रेड नहीं आया. लाइफ में ए और A1 में हमेशा मैं घूमा हूँ शुरू से आखिर तक. इवन मेरा जो MBA है वो भी 81% से. उसकी वजह मैं आपको बताऊँ. जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स होते थे ना, मैं पढ़ता था सुबह उठते ही. पहली बात, मेरी सोशल कोई नेटवर्क नहीं था, यानी कि नो फ्रेंड्स, कोई दोस्त नहीं. ओनली आई वाज ओनली हैविंग वन फ्रेंड. वही मेरा सब कुछ था. और कभी मतलब उसके अलावा मैंने कभी किसी से बात ही नहीं करी. मुझे एक दोस्त के अलावा दूसरे की जरूरत ही नहीं पड़ी. हर वक्त जब मुझे जरूरत होती थी तो वो खड़ा होता था, तो मुझे किसी और की जरूरत नहीं पड़ी. और मैं इस नतीजे को पहुंचा कि ज़्यादा दोस्ती जो है वो नुकसान देती है. क्योंकि जब दोस्ती आप करते हैं तो आप बातें करते हैं, जब आप बातें करते हैं तो आपका टाइम वेस्ट होता है. अच्छा, फिर मोबाइल भी बहुत ही हल्का वाला मैंने मोबाइल इस्तेमाल किया उस ज़माने में. 1100 मोबाइल. इवन आई वॉज टीचिंग एंड एवरीवन से कि यार सारा कोई दूसरा मोबाइल ले लें. आई वॉज यूजिंग 1100 मोबाइल नोकिया. और अभी मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ये रियलमी का है, लेटेस्ट कोई मोबाइल है रियलमी का, ये मैं यूज़ कर रहा हूँ. उस ज़माने में क्योंकि अब मैंने काफ़ी हद तक तालीम को खैराबाद कह दिया. PhD इज़ अबाउट टू कंप्लीट. इंशाल्लाह बहुत जल्दी मेरा PhD भी हो जाएगा. कुछ लोग अभी भी मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगा देते हैं. नॉट विद माई सेल्फ. खैर. अच्छा, पब्लिक फाइनेंस क्या होता है? पब्लिक फाइनेंस बेसिकली ये होता है कि आवाम पर पैसा लगाना. अब पब्लिक फाइनेंस बेसिकली करता कौन है? फेडरल गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पब्लिक फाइनेंस. व्हाट इज पब्लिक फाइनेंस? कितनी सड़कें बनेंगी, कितने रोड बनेंगे, कितने स्कूल बनेंगे, कितने अस्पताल बनेंगे. ठीक है जी. ठीक है ना. आप ये देखते हैं, आप ग्रीन लाइन बन रही है सुरजानी टाउन से टावर तक. रोड फ्लाईओवर्स बनते हैं, पुल बनते हैं. आपने वाटर फ्रॉम शाहजी देखा ही होगा, आप वहाँ पर पढ़ते हैं कि जो पुल बने हुए कुछ अर्से पहले ये पुल बने थे. ये सब पुल किस तरीके से बनते हैं, किस तरीके से बनते हैं, ये भी दिस इज ऑल अबाउट पब्लिक फाइनेंस. अब अभी आपने देखा 12 तारीख को बजट पेश हुआ. वी विल हैव अ क्लास इन विच वी विल डिस्कस द होल बजट. ठीक है ना. अब ये जो बजट है दिस इज करंट अफेयर भी एंड इकोनॉमिकली, क्योंकि ये करंट अफेयर में आता है, तो वी विल डिस्कस दिस बजट. ठीक है ना. तो ये भी बड़ी जो है ना इम्पोर्टेंट हमारा इंटरेक्टिव सेशन होगा. और व्हाट आई वांट इज कि आप लोग भी जो है ना इसका पार्ट बने और आप लोग भी मेरे साथ इस चीज़ में हिस्सा लीजिएगा. तो मैं भी आपको ऑनलाइन लूँगा, मज़ा आएगा इंशाल्लाह. ठीक है ना. सवाल और जवाब हम लोग करेंगे एक दूसरे से. अच्छा, पब्लिक फाइनेंस आपने सुन लिया कि जो बजट में जहाँ जहाँ पैसा लगेगा दैट इज पब्लिक फाइनेंस. हेल्थ में लगेगा, डिफेंस पे लगेगा, एजुकेशन पे लगेगा,
सर्विसेज पे लगेगा, वॉट एवर वेयर एवर वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट, दिस इज ऑल अबाउट पब्लिक फाइनेंस। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल ट्रेड। ये पब्लिक फाइनेंस पूरे मुल्क की बात हो रही है। जब पूरे मुल्क की बात हो रही है तो जैसा कि मैंने बताया ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। दूसरा इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड इज व्हाट, जब एक मुल्क दूसरे मुल्क से ट्रेड करता है। नॉट अ सिंगल कंट्री इज सेल्फ सफिशिएंट इन द वर्ल्ड। दुनिया में कोई भी एक भी मुल्क जो है वो सेल्फ सफिशिएंट तो है नहीं, ठीक है ना। अब दुनिया में हर मुल्क दूसरे मुल्क से जुड़ा हुआ है। अमेरिका सुपर पावर, अमेरिका भी अपनी तमाम जरूरियात अपनी खुद की पूरी नहीं कर सकता, उसे भी दूसरों से जो है वो मतलब लेना पड़ता है, दूसरों से वो मतलब हेल्प लेता है, दूसरों से चीजें खरीदता है। अरब दुनिया, पूरा अरब का जो अमेरिका ख्याल रखता है। अरब में बहुत सारे मुल्क अमेरिका के बहुत पक्के दोस्त भी हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि अरब का ज्यादातर जो तेल इस्तेमाल होता है उसका खरीदार सबसे बड़ा दुनिया में खरीदार तेल का अमेरिका है। अमेरिका तो वो सबसे ज्यादा जो है वो खरीदता है, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद है नेशनल इनकम। नेशनल जैसे नाम से जाहिर है, इसको उर्दू में कहते हैं कौमी आमदनी, यानी कि पूरे मुल्क की आमदनी की इसके अंदर बात हो रही है, ठीक है ना। अब जब पूरे मुल्क की आमदनी की बात हो रही है तो कौम की आमदनी की बात हो रही है। तो कौम की आमदनी जो है ये बेसिकली क्या है, ये है पूरे कंट्री की, तो ये भी नेशनल इनकम यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। अब आ जाए कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर कैसे कहते हैं? कंज्यूमर मैं हूं अकेला, मैं कंज्यूमर हूं। आप सिदरा हैं, कायनात हैं, मक्की हैं, मदनी हैं या मुबीन है, whoever, एक बंदा, एक उसको कहते हैं कंज्यूमर। यानी कि एक अकेले इंडिविजुअल के बिहेवियर की जब बात होती है, जब किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर की जब बात होती है, ठीक है ना, उसको कहते हैं क्या? उसको कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो। वाह बेहतरीन सिद्रा, आपने जवाब दिया। वाटर कूलर आप जीत चुकी हैं। मैं आप बड़ा बेहतरीन आपने जवाब दिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। ठीक है जी, वेरी गुड वेरी गुड। तो कंज्यूमर बिहेवियर ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा, ठीक है ना। तो तीन जो थे वो माइक्रो के थे, एक माइक्रो का था, इसलिए हमने डी लिखा कि दिस इज नॉट द पार्ट। उसने पूछा था ना कि भाई कौन सा नहीं है माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा, तो जो डी है वो कंज्यूमर बिहेवियर, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा नहीं है। ठीक है जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा क्योंकि आज पहली क्लास थी, मेरे ख्याल से इतना बहुत है आज के लिए। थोड़ा सा आप रेस्ट भी कर लें क्योंकि आपकी दो क्लास है, एक अभी अकाउंटिंग की क्लास होगी तकरीबन 20-25 मिनट बाद, फिर एक और आपकी क्लास है। तो फिलहाल आज हम इतना ही यहीं तक रखते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। कोई भी सवाल हो, आप मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, आप ग्रुप में भी सवाल कर सकते हैं और मेरे नंबर पे भी, इंशाल्लाह आई विल आंसर। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कोई और अगर कोई सवाल है तो मैं पूछ लेता हूँ। कोई सवाल किसी का है तो? किसी का कोई सवाल? एनीवन वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन? नो, कोई सवाल नो नहीं है। सर। वेरी गुड, इससे अच्छी क्या बात है। अगली बार सवाल निकाल के रखना, आगे से पढ़ो, सवाल निकाल के रखना, मजा आएगा। आप सवाल करेंगे, मैं जवाब दूंगा, बहुत मजा आएगा। मैं चैलेंज करता हूँ आपको, अगला जो हमारा आगे से सवाल आते हैं उनको पढ़ें, कोई सवाल निकालें, कोई सवाल निकालें, मैं आपको जवाब दूंगा इंशाल्लाह।